नेपाल में जेन ज़ी प्रोटेस्ट का भारत और पड़ोसी देशों पर प्रभाव। जो नेपाल में भड़की जनता, इसके पीछे सोशल मीडिया ऐप बैन होने के साथ ही जुड़े हैं कई बड़े कारण। सरकार गिराने के बाद क्या अब जेन ज़ी बदलेगी नेपाल का भविष्य? क्या नेपाल में फिर से टाले जा सकते हैं 2026 में होने वाले चुनाव? जेन ज़ी ने बदली अपनी परिभाषा। टाइम पास या सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि अपने देश को एक नया भविष्य देने के लिए नेपाल की जेन ज़ी ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। बीते कुछ वक्त से लगातार जेन ज़ी शब्द काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आपने देखा होगा कि कई बार सोशल मीडिया पर जेन ज़ी को लेकर मीम्स बनते हैं, तो कई बार कुछ भी अनोखा या यूनिक करने के लिए हमेशा जेन ज़ी का जिक्र किया जाता है। जेन ज़ी शब्द का मतलब सीधे तौर पर उस जनरेशन से है जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यह जनरेशन किसी देश के विकास, अर्थव्यवस्था, अपनी यूनिक सोच व समझने की क्षमता के साथ ही तकनीकी इस्तेमाल की वजह से जेन ज़ी के नाम से प्रचलित हुई है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि समाज में जेन ज़ी का कोई भी योगदान नहीं है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो एक बार जरा नेपाल की उस जेन ज़ी पर नजर डालिए जिसने अपने देश में तख्ता पलट कर दिया है। जेन ज़ी जनरेशन यह इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में पली बड़ी जनरेशन है, लेकिन ये समाज में अपने अधिकारों और लोगों को जागरूक करने के प्रति सक्रिय मानी जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम सब ने नेपाल में देख लिया है। नेपाल की जेन ज़ी जनरेशन ने अपने देश में ऐसा प्रोटेस्ट किया कि वहां की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ गई। जब यही जेन ज़ी जनरेशन नेपाल में विद्रोह करने सड़क पर उतरी तो उन्होंने पार्लियामेंट पर बवाल मचा दिया और फाइनेंस मिनिस्टर को भी घेर लिया। 8 सितंबर 2025 को नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अब विदेश तक चर्चा हो रही है। इसके पीछे भले ही सोशल मीडिया ऐप्स का बैन होना एक कारण बताया जा रहा हो, पर इसका असली सच कुछ और ही है। आपको पता होगा कि काठमांडू में 8 सितंबर 2025 को हजारों लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे थे। इन लोगों में जेन ज़ी का सबसे अहम रोल था। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाली नाम के एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। इनके द्वारा एक शांतिपूर्वक मार्च निकाला जाना था, पर सरकार ने इसे रोकने के लिए पुलिस को अलर्ट कर दिया और लोगों को पार्लियामेंट तक न जाने की बात कही। ऐसे में पुलिस और लोगों के बीच आपस में ही घमासान छिड़ गया, जो कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को एक भयानक रूप में ले गया। यहाँ पर आम जनता को काफी नुकसान हुआ। पुलिस ने आम जनता को बुरे बर्ताव के साथ हटाने की कोशिश की। हालांकि यह पूरा प्रोटेस्ट यहीं पर ही अंत नहीं हुआ, बल्कि इस वाकये के बाद काठमांडू के साथ साथ अब पोखरा, विराटनगर, भगतपुर में भी लोगों का प्रोटेस्ट चरम पर पहुंच गया था। लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज तेज कर दी थी, जिसकी वजह से नेपाल की सरकार गिर गई। देश भर में हुई हिंसा के बाद देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर का हाल क्या हुआ, इसके बारे में तो आप खुद ही जानते होंगे। लोगों ने उन्हें पार्लियामेंट के बाहर ही घेर लिया था। इस वक्त नेपाल में अंतरिम सरकार बनाई गई है। नेपाल में जेन ज़ी के प्रदर्शनों के बाद देश की सरकार गिर चुकी है, जिसके बाद अब युवाओं ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लगाई है। इसी के साथ नेपाल में शांति की उम्मीद जताई जा रही है। अंतरिम सरकार ने अगले साल मार्च तक लोकतांत्रिक चुनाव करवाने की भी घोषणा कर दी है। हालांकि अब कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यह चुनाव अगले साल मई या जून तक टाले जा सकते हैं। वर्तमान सरकार की रणनीति नेपाली कांग्रेस और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी जैसी स्थापित पार्टियों को कमजोर करना है, जबकि उभरते हुए पश्चिम समर्थक समूहों को फायदा पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में
अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि कुछ आंतरिक और बाहरी ताकतें व्यवस्थागत सुधार की आड़ में नेपाल के युवा आंदोलन का इस्तेमाल देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कर सकती हैं। नेपाल में तनाव के हालात कहीं ना कहीं भारत और पड़ोसी देशों के लिए परेशानी की वजह है। भारत नेपाल की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि भारत नेपाल में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहता है। भारत को इस बात की चिंता है कि नेपाल की नाजुक अर्थव्यवस्था का पतन देश को गृह युद्ध की ओर धकेल सकता है। इस वक्त भारत की एजेंसी नेपाल में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर भी सतर्कता बरत रही है। उनका मानना है कि ज्यादा लंबे समय तक राजनीतिक शून्यता भारत विरोधी ताकतों को नेपाल में अपनी नींव मजबूत करने का मौका दे सकती हैं। हालांकि भारत को इस बात का भी डर है कि कहीं चीन इन सब चीजों का फायदा नेपाल में न उठा ले। दरअसल भारत को इस बात की टेंशन बनी हुई है कि नेपाल में बन रहा तनाव का यह समय कहीं चीन को फायदा न पहुंचा दे और चीन मौके पर चौका न मार ले। यह बात तो आप जानते होंगे कि भारत और नेपाल के बीच सीमा 1000 किलोमीटर से लंबी है। भारत के तकरीबन 5 राज्य नेपाल से सटे हुए हैं और फिर नेपाली लोग भारतीय सुरक्षा बलों में नौकरी करते हैं। नेपाल के कई लोग भारत में आकर काम करते हैं। वह भारत के अलग अलग सेक्टर्स में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में नेपाल के हालातों का सही होना भारत के लिए बेहद जरूरी है। नेपाल में सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बीते कुछ समय से नेपो किड्स नामक सोशल मीडिया कैंपेन ट्रेंड कर रहा था। इसमें उन बच्चों को निशाना बनाया गया था जो कि भाई भतीजावाद और राजनीतिक संबंधों का लाभ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेपाल में #नेपोकिड और नेपोबेबी भी बीच में काफी ट्रेंड कर रहा था। 8 सितंबर को जब जेन ज़ी पहले दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे तो उनकी मांगों में काफी चिंताएं शामिल थी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नेपाल के अंदर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ही प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह तो सरकार से अपनी और भी बातें मनवाना चाहते थे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी जनता अपनी पर उतरती है तो देश में बदलाव करके ही मानती है। नेपाल में पैदा हुए तनाव के लिए सोशल मीडिया बंद करना एक सही वजह नहीं है। हालांकि हम इसे एक वजह कह सकते हैं, पर यह कहना कि सिर्फ इसी वजह से नेपाल की जनता भड़की हुई है, यह बिल्कुल गलत होगा। आपको बता दूं कि नवंबर 2023 में नेपाल की सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत सभी सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी है। उस वक्त सरकार ने देश की रक्षा और लोगों को फ्रॉड व हेट कंटेंट से बचाने के लिए यह फैसला लिया था। इसके बाद 5 पब्लिक नोटिस भी इसको लेकर जारी किए गए थे। ऐसे में 5 कंपनियों ने तो नेपाल की सरकार के फैसले पर अमल किया और रजिस्ट्रेशन करा लिया था। हालांकि जिन लोगों ने अपने ऐप्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उन्हें 28 अगस्त 2025 को नेपाल में बैन कर दिया गया। तब वहां करीब 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया गया था। ये वही ऐप्स है जिन्होंने नेपाल की सरकार की बात नहीं मानी और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट जैसे कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। जनता का ये कहना है कि नेपाल में सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करके लोगों की आज़ादी छीनना चाहती है। वह लोगों का मुंह बंद करना चाहती है। कहीं ना कहीं नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपोटिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग सरकार से बहुत नाराज हो चुके थे और वह सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख रहे थे। नेपाल की जनता यह मानती है कि सरकार में भाई भतीजावाद बढ़ चुका है, जिसकी वजह से लोग सही हालत में नहीं है और उन्हें देश तक छोड़कर जाना पड़ रहा है। आज नेपाल के कई लोग ऐसे हैं जो कि बाहरी देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। वह अमेरिका, भारत और तो और कई अलग अलग देशों में जाकर काम करते हैं और वहां से पैसा अपने परिवार को भेजने को मजबूर हैं।
तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि नेपाल के कई लोग रूस जाने को भी मजबूर हुए थे। यहाँ के कई लोग रूस की आर्मी को ज्वाइन करके यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी उतरे थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जब नेपाल में लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था तो ऐसे में वह रूस की आर्मी को ज्वाइन करने को मजबूर हुए, जहाँ से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल पाता था और वह अपने परिवार का पेट पाल सकते थे। उस वक्त भी नेपाल की सरकार ने लोगों के लिए कोई भी काम नहीं किया और ना ही लोगों को वापस बुलाया। ऐसे में लोग उस वजह से भी सरकार पर भड़के हुए थे। नेपाल के लोगों की ऐसी हालत को देखकर वहां के कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि सरकार के बच्चे बाहर जाकर बड़े महंगे और ब्रांडेड बैग व कपड़े खरीद कर लाते हैं, जबकि आम जनता कफन में वापस आती है। दरअसल नेपाल में जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चों की जिंदगी और आराम को लेकर वहां की जनता सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट डाल रही थी और वह कहीं ना कहीं रूस में पहुंचे हुए नेपाली लोगों को लेकर भी परेशान थी। लोगों का ये कहना है कि सरकार ने इन्हीं सब चीज़ों को बंद करने और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है, क्योंकि वह अपने कारनामों को छुपाना चाहती थी और वह नहीं चाहती थी कि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आए। नेपाल की जनता ने सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि बर्लिन स्थित निगरानी संस्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सूचकांक में नेपाल एशिया और दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शुमार है। 2024 में जारी इस सूचकांक के अनुसार नेपाल 180 देशों में 107वें स्थान पर मौजूद था। जब नेपाल में जेनजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी तो वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाओ जैसे प्ले कार्ड भी दिखाए थे। नेपाल की जनता कई पॉलिटिशियंस को भ्रष्ट मानती है। यही वजह थी कि जिस वक्त वह प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने नेपाल के कई दिग्गज नेताओं को भ्रष्ट बताते हुए उनके घरों को निशाना बनाया था। भारत के कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि हाल के महीनों में नेपाल से भ्रष्टाचार और घोटाले से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इनमें कुछ घोटाले पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल सहित शीर्ष नेताओं से जुड़े हुए थे, जो पतंजलि योगपीठ नेपाल के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में फंसे हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि केपी शर्मा ओली और उनके कई सहयोगियों को गिरिबंधु चाय बागान भूमि गबन मामले में शामिल होने का भी दावा किया गया है। हालांकि उन्होंने इससे पूरी तरह इनकार कर दिया और इस मामले को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया गया। दो पूर्व मंत्रियों, तो बहादुर रायमाझी और बालकृष्ण खंड के अलावा एक दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नौकरशाहों को पिछले साल एक और चौंकाने वाले घोटाले अमेरिका फर्जी भूटानी शरणार्थियों की तस्करी में दोषी पाए जाने पर एक अदालत ने जेल भेज दिया था। इसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की पत्नी आरजू राणा देउवा का भी एक ऑडियो टेप सामने आया था। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था। सरकार से जुड़े इन सब मामलों के सामने आने के बाद जनता का भड़कना बेहद लाजमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब नेपाल के लोग यहाँ से जाने को भी मजबूर हैं। उन्हें अपने देश से ज़्यादा विदेश में काम करना सही लगता है। दरअसल नेपाल के अंदर ऐसे बहुत ही कम काम बचे हैं जहाँ लोगों को अच्छी आमदनी या सैलरी मिल सके। देश की सत्ता भी केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में ही जाती है और फिर उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मार्च 2025 में नेपाल के अंदर एक और प्रोटेस्ट देखा गया था, जहां पर लोगों ने अपने देश के अंदर राजशाही की मांग की थी। नेपाल आज भले ही लोकतांत्रिक देश बन गया हो, पर कई साल पहले तक नेपाल एक राजशाही देश था। 2008 से पहले तक नेपाल में राजा का शासन होता था।
तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल 2008 से पहले नेपाल एक राजशाही था और 1768 से एक हिंदू साम्राज्य रहा है। 2006 में एक बड़े लोकतंत्र आंदोलन के बाद संसद ने राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान कराया था। 28 मई 2008 को नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जिसने 200 साल से अधिक के शाह राजवंश के शासन का अंत कर दिया था। पहले नेपाल 1768 में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा एकीकृत होने के बाद से ही एक राजशाही था, जो शाह राजवंश के तहत ही चलाया जा रहा था। यह एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में विकसित हुआ, लेकिन 2001 के महल नरसंहार और बाद की राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2008 में इसका अंत हो गया था। आपको बता दूं कि नेपाल में जो आखिरी राजा थे वह किंग ज्ञानेंद्र थे। उसी वक्त इसे मैरार्की के नाम से जाना जाता था। हालांकि वहां 17 साल भले ही राजशाही को छोड़े हुए हो चुके हों, पर तब से अब तक नेपाल में 13 बार सरकार बदली जा चुकी है। अब नेपाल में बहुदलीय प्रणाली के तहत एक गणतांत्रिक ढांचा है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। आपको बता दूं कि जिस वक्त वहां पर राजशाही का पतन हुआ था, तो उसके बाद पुष्प कमल दहल को 2008 में नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद 25 मई 2009 में वहां पर माधव कुमार प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए। दरअसल वह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आते थे। इसके बाद 2011 में झाला नाथ खनाल को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से ही आते थे। 2011 में ही बाबूराम भट्टराई नेपाल के प्रधानमंत्री बने, जो कि माओवादी नेपाल की एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे। फिर राज रेग्मी 2013 में वहां के प्रधानमंत्री बने। सुशील कोइराला को 2014 में नेपाल की कमान सौंपी गई थी। 2015 में केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने, जो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। पुष्प कमल दहल 2016 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। उनके अलावा शेर बहादुर देउवा को 2017 में नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी से आते हैं। केपी शर्मा ओली दोबारा 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा 2021 में भी उन्हें नेपाल की कमान सौंपी गई थी। 2021 में ही शेर बहादुर देउवा को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया। पुष्प कमल दहल 2022 में फिर से नेपाल की कमान संभालते हुए नजर आए थे। केपी शर्मा ओली को पुनः 2024 में नेपाल की कमान सौंपी गई, जिसके बाद अब सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार को संभाल रही हैं। ऐसे में फिलहाल आप समझ गए होंगे कि किस तरह से नेपाल की सत्ता में कुछ ही लोग बार बार फेरबदल करते रहे हैं। ऐसे में जनता के गुस्से की वजह एक यह भी मानी जा रही है। नेपाल के हालात अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे। यही वजह है कि लोग बदलाव चाहते हैं। देश में सरकार के पतन के बाद अब वहां पर शांति की उम्मीद बनी हुई है और देखना होगा कि अगले साल नेपाल में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि आपका नेपाल के हालातों को लेकर क्या कहना है और आप भारत के लिए इसे किस तरह देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है।
ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।